हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुकुंज पर। आज सुनेंगे मीनू त्रिपाठी की लिखी कहानी कच्ची मिट्टी। तो आइए सुनते हैं कहानी कच्ची मिट्टी। रेवा बालकनी के 3 चक्कर लगा आई थी। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कब बरस जाए पता नहीं। बस समीर घर आ जाए, फिर चाहे कितनी भी बरसात हो। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर रेवा भागती हुई गई। इससे पहले कि समीर कालबेल को जल तरंग की तरह बजाता, रेवा ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। थोड़ी ही देर में समीर सामने से शरारती मुस्कान बिखेरता हुआ अंदर आया। क्या बात है मेम साहब, ये गुलाबी साड़ी, ये मौसम, इरादे क्या है? जो ही समीर ने उसे छेड़ा, रेवा ने बनावटी नाराजगी दर्शाते हुए उसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया और बोली, आप भी बस कभी भी शुरू हो जाते हैं। जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं कब से आपके साथ चाय पीने का इंतजार कर रही हूँ। रेवा रसोई की तरफ चल दी। समीर भी थोड़ी देर में तैयार होकर आ गया। फिर शुरू हुआ उनकी बातों का सिलसिला। बातों ही बातों में समीर ने रेवा को बताया कि मुंबई से उसकी माँ का फ़ोन आया था। माया चाची की बेटी नेहा की सगाई तय हो गई है। माँ की इच्छा है कि हम दोनों सगाई में इलाहाबाद जाए। नेहा की शादी तो दिल्ली से होगी जहाँ लड़के वाले रहते हैं, पर सगाई इलाहाबाद से ही होगी। रेवा यह सुनकर उत्साह से भर गई। रेवा और शमीर की शादी को 6 महीने हो गए थे। मधुमास की खुशबू अभी भी चारों तरफ बिखरी हुई थी। समय की रफ्तार से दोनों अनजान थे। 6 महीने मानो पंख लगाकर आए थे, जो पल भर में ही बीत गए। समीर एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। रेवा मंत्रमुग्ध थी ऐसे सौम्य व्यक्तित्व के धनी, शिष्ट, ऊंचे ओहदे व बेहद प्यार करने वाले पति को पाकर। इधर शमीर भी रेवा जैसी सुंदर, सुलझी व प्यारी सी पत्नी को पाकर 7वें आसमान पर था। दोनों पूना के एक छोटे से फ्लैट में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। प्यार व विश्वास की मीठी बयार ने उनके जीवन को महका रखा था। दोनों ने ही नहीं सोचा था कि नागपुर की रेवा व मुंबई का समीर कभी यूं मिल पाएंगे। कल किसी ही बात लगती है जब रेवा की शादीशुदा चचेरी बहन गार्गी ने ये रिश्ता बताया था। उस समय रेवा को बड़ी मुश्किल से मनाकर जब समीर से मिलवाया गया तो रेवा उसके मोहक व्यक्तित्व व अति शिष्ट व्यवहार से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। अरेंज मैरिज के नाम पर नाग भाव सिकोड़ने वाली रेवा के दिल में कब समीर प्रविष्ट कर गया उसे पता ही न चला। चंद औपचारिक मुलाकातें व फोन पर बातचीत, बस इतना ही संपर्क रहा। 2 महीने बीतते बीतते ब्याह भी हो गया। कुछ दिन ससुराल में सबके बीच मान सम्मान व समीर के प्यार से घिरी रेवा 2 महीने में ही समीर के साथ पुणे आ गई। उसने इतिहास में पीएचडी की थी। समीर के कहने पर रेवा ने एक कॉलेज में आवेदन पत्र भर दिया, जिसमें वो लेक्चरर के रूप में चुन ली गई। रेवा 2 से 3 घंटे की क्लास के लिए जाती थी, फिर वापस आकर पूरे मनोयोग से अपने घर को संवारती थी। समीर बेहद खुले व परिपक्व मानसिकता का व्यक्ति था। उसका मानना था कि यदि प्रतिभा हो तो उसे दबाना नहीं चाहिए। रेवा व समीर दोनों ही पति पत्नी के रिश्ते को खूबसूरती व समझदारी से निर्वाह करते जा रहे थे। रेवा को कभी कभी खुद पर आश्चर्य होता कि ये उनकी अरेंज मैरिज है। कहाँ से आया एक अनजान व्यक्ति के लिए इतना प्यार व विश्वास। रेवा पहली बार अपने ससुराल के किसी फंक्शन में जा रही थी। एक स्वाभाविक घबराहट उसके अंदर थी, परंतु समीर उसकी घबराहट को इधर उधर की बातों द्वारा कम करने की कोशिश कर रहा था। उसने रेवा को बातों बातों में ही माया चाची के घर परिवार से परिचित करा दिया था। वैसे भी माया चाची के परिवार के लोगों से वो अपनी शादी में मिल चुकी थी। इलाहाबाद पहुंचते ही नई बहू का स्वागत हुआ। नेहा बहुत प्रसन्न थी। उसने अपनी सभी सहेलियों से रेवा का परिचय कराया। सभी को बस एक ही शिकायत थी कि वे सिर्फ 2 दिन के लिए ही क्यों आए हैं। रेवा ने माया चाची का काफ़ी काम संभाल लिया था। हालांकि माया चाची ने उसे बस नेहा का ख्याल रखने को कहा था। रेवा को नेहा के रूप में सहेली मिल गई थी। शादी ब्याह की गहमा गहमी के बीच, विभिन्न कामों के बीच भी समीर रेवा के लिए समय निकाल ही लेता
और बीच बीच में रेवा को छेड़ जाता। मैडम जरा मेरा भी ख्याल रखना, समीर कहता तो रेवा घबरा कर यहाँ वहाँ देखने लगती। शादी से भरे घर में दोनों यूं चुहलबाजी करते पकड़े जाते तो बस पूछो मत। समीर की खूब खिंचाई होती। समीर व रेवा को छेड़ने का कोई भी मौका उसके कजन्स नहीं छोड़ते थे। आखिरकार सगाई का दिन आ गया। घर में मेहमानों की आवाजाही थी। माया चाची ने रेवा व समीर को स्टेज डेकोरेशन दिखाने को कहा था। समीर व रेवा चुपचाप तैयारियों को देख रहे थे। तभी पीछे से एक नाम को सुनकर रेवा चौंक पड़ी। चंदर। एक अभद्र सी आवाज पर उसका ध्यान चला गया। वो पलटी तो जड़ सी खड़ी रह गई। पान खाते उस व्यक्ति को मानो वो पहचानने की कोशिश कर रही हो। चेहरा जाना पहचाना सा लगा। पहले कहीं देखा है पर कहाँ। इस अशिष्ट व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो उसका ध्यान खींच रहा था। तभी उस चंदर नाम के व्यक्ति ने फूल वाले को असभ्य गालियां बकते हुए कुछ निर्देश दिया। समीर उसकी असभ्यता पर असहज हो गया। उसने शालीन शब्दों में उस व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया। रेवा वहां और खड़ी न रह सकी। वो ऊपर अपने कमरे में चली आई। कमरे की खिड़की से वो उस व्यक्ति को देखती रही। तभी नेहा उसके कमरे में आ गई। प्यार से वो बोली, क्या हुआ भाभी, आप यहाँ क्यों आ गई? नेहा, कुछ सिर में दर्द सा है। मैं आपका सिर दबा दूँ? नहीं, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं समीर भैया के हाथों से दवा भिजाती हूँ। कहती हुई वह जाने लगी तो रेवा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोली, उन्हें स्टेज का काम देखने दो। हल्का सा दर्द है, दवा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तू बस कुछ देर यहीं बैठ मेरे पास। आपके आने से तो रौनक आ गई है भाभी, सगाई के समय आप मेरे साथ ही रहना। नेहा लाड से बोली तो रेवा मुस्कुरा पड़ी। ये भी कोई कहने की बात है क्या? भाभी, स्टेज अच्छा बन रहा है ना? बहुत सुंदर है। कहते हुए रेवा का ध्यान फिर से नीचे चला गया। खिड़की की ओर जाते हुए रेवा ने नेहा से पूछा, नेहा, ये नीचे खड़ा आदमी कौन है? बड़ी बदतमीजी से अपने मातहतों से बात कर रहा था। नेहा बोली, भाभी ये चंदर है। यही छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता है। इसका परिवार लखनऊ में रहता है। पिता एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है। इसकी खराब आदतों से परेशान होकर इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया है। रेवा मानो आसमान से गिर पड़ी थी। अतीत के पन्ने उसके सामने फड़फड़ाने लगे थे। पर नेहा, तुझे इतना कुछ इसके बारे में कैसे पता चला? अरे भाभी, इसने मेरी सहेली प्रज्ञा को बड़ा परेशान किया था। उसके पापा ने पूरी छानबीन कर इसके बारे में पता किया तो पता चला। पर इस बात को सालों हो गए हैं। अब तो ये शादीशुदा है और ऐसे ही छोटे मोटे काम लेकर अपनी जीविका चला रहा है। आप भी भाभी किस बात को लेकर बैठ गई? नेहा खिड़की बंद करते हुए बोली तो कुछ खोई खोई सी रेवा चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। कहीं नेहा उसके मनोभाव को ताड़ ना ले, इस भय से उसने आंखें मूंद ली। नेहा का चुहल से भरा स्वर कानों में टकराया। आपकी तबीयत ठीक होना जरूरी है, वरना हमारे समीर भैया के चेहरे की रौनक चली जाएगी। हंसती आप है भाभी और खुशी समीर भैया की आंखों में झलकती है। नेहा की चुहलबाजी भी रेवा के होठों पर मुस्कुराहट नहीं ला पाई तो उसने भी अपनी भाभी को और छेड़ना ठीक नहीं समझा। नेहा ने रेवा से कहा, अब आप आराम से सो जाइए ताकि शाम तक आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। वह हल्के हाथों से रेवा का सिर दबाने लगी। जब उसे लगा रेवा सो गई है तो वो धीरे से दरवाज़ा बंद करके चली गई। परंतु रेवा की आंखों में नींद कहाँ से आती। उसका अतीत तो पूरे वेग से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। रेवा 11 साल पीछे चली गई, जब वो 8वीं कक्षा की छात्रा थी और चंदर उसके बगल वाली सीट के पीछे बैठता था। रेवा पढ़ाई में होशियार थी और चंदर बिल्कुल जीरो। उम्र के उस पड़ाव में रेवा कब फूहड़ से दिखने वाले चंदर की ओर आकर्षित हो गई, उसे पता ही न चला। चंदर हमेशा अपने पिता की कार से स्कूल आता और शब पर अपनी अमीरी का धौंस जमाता। टीचर्स को अटपटे कमेंट्स करना, पैसा प्रदर्शन, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था।
क्लास जब चल रही होती तो भी वो टीचर्स के बारे में धीरे धीरे कमेंट्स करता। दूसरे छात्र हंसते तो वो गर्व का अनुभव करता। उम्र की जिस कच्ची व नाजुक दहलीज पर बच्चे मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में रेवा का झुकाव चंदर की तरफ बढ़ने लगा था। चंदर की भेदती निगाहों को वो महसूस करती। उसकी बेबाक बातें रेवा को गुदगुदा जाती। चंदर व रेवा के कच्ची उम्र के तथाकथित प्यार का पता तब चला जब 6 माही रिजल्ट आया। 90% लाने वाली रेवा के 60% नंबर आए। रेवा के मम्मी पापा घबरा गए थे। रेवा से पूछा पर वह कुछ न बोल पाई। लेकिन मम्मी पापा इस बदलाव के पीछे छिपे कारण को जानने का प्रयास करते रहे। वे सोचते न जाने कहाँ चूक हुई है। रेवा के बदले रवैये से उन्हें कुछ अंदेशा हो गया था, परंतु उन्होंने उस पर यह बात जाहिर न होने दी। रेवा व चंदर के आकर्षण का पता सबसे पहले बेला मैम को लगा। वे इतिहास पढ़ाती थी। दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसका अंदाजा उन्हें अपनी कक्षा में हो गया था। वे अक्सर चंदर को टोकती। उनकी टोका टोकी से चंदर को तो कुछ फर्क न पड़ता, पर रेवा को बड़ा क्रोध आता। हद तो उस दिन हो गई जब बेला मैम को चंदर की कॉपी चेक करते समय रेवा द्वारा लिखी प्यार भरी चिट्ठी मिली। बेला मैम ने अपना सिर पकड़ लिया। बेला मैम ने पहले चंदर को फिर रेवा दोनों को अलग अलग बुलाकर फटकार लगाई। जहां चंदर पर बेला मैम की डांट का कोई असर नहीं पड़ा, वहीं रेवा ने मैम से दूरियां बना ली। जब भी उनका रेवा से सामना होता, रेवा चिढ़ जाती। रेवा चंदर के और नजदीक आ गई। अब तो दोनों ने एक ही बेंच पर बैठना शुरू कर दिया। बेला मैम ने भाप लिया था वह संधि की उस उम्र में दोनों किस दलदल में जा रहे हैं। एक दिन रेवा अपनी सहेली से मिलने के बहाने चंदर से मिलकर जब घर लौटी तो अपने घर पर बेला मैम को देखकर चौंक गई और उसकी नाराजगी नफरत में बदल गई। पता नहीं मम्मी पापा को क्या क्या चुगली की होगी, परंतु मम्मी पापा के व्यवहार से पता नहीं चला कि उन्होंने रेवा और चंदर के बारे में क्या बातचीत की। स्कूल में बेला मैम भी सामान्य रही। आज उन्होंने रेवा व चंदर से कुछ नहीं कहा। रेवा के मम्मी पापा अब रेवा के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगे। उसे समय देते हुए जब तब बाहर भी घूम आते। उनकी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न देखकर रेवा बेनिश्चिंत हो गई थी। वो समझ गई थी कि ये सब बेला मैम के उस दिन घर आने का नतीजा है। मम्मी पापा का व्यवहार सामान्य था, बल्कि अब वह दोनों पहले से ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। किसी प्रकार की नाराजगी हो, इसका कोई सवाल नहीं उठा। मम्मी अब उसके साथ अधिक समय बिताती। रेवा के साथ उनका रिश्ता सहेलियों का साथ सहज बन गया था। नई जगह, नया स्कूल, नए दोस्त और परिवार का भरपूर साथ, जिंदगी हंसी खुशी फिर से बीतने लगी थी। समय का पहिया चलता गया। बीती यादें धुंधली पड़ती गई। रेवा पढ़ाई में होशियार थी। उम्र की परिपक्वता के साथ कुछ लक्ष्य निर्धारित हो गए। उसी कड़ी की परिणति पीएचडी के रूप में उसके सामने आई। लखनऊ की यादें धुंधली पड़ गई थी। चंदर उसके मन मस्तिष्क से कब निकल गया उसे महसूस ही नहीं हुआ। पुराने दोस्तों से रेवा का संपर्क अब नहीं रहा था। समय के इस अंतराल में रेवा की पढ़ाई, फिर शादी और आज अचानक यूं चंदर से मुलाकात। तभी धीरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने रेवा के विचारों के वेग को बाधित किया। धड़कते दिल से रेवा ने महसूस किया कि ये मीठी बयार समीर के अंदर आने का संकेत है। समीर ने प्यार से रेवा के माथे पर हाथ रखा। कुछ देर प्यार से उसका माथा सहला कर वो रेवा को सोती जान धीरे से दरवाज़ा बंद करके चला गया। रेवा ने तुरंत आंखें खोली। वह धड़कते दिल से खिड़की तक आई। चंदर की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। उसने चैन की सांस ली। अगर चंदर ने उसे देखा भी होता तो वो हिकारत से उसे पहचानने से इनकार कर देती। आज उसे अपनी बेला में बहुत याद आ रही थी। जाने क्यों उनके पैर छूने का मन कर रहा था। जिंदगी भर जितनी नफरत की, आज होठों पर उनके लिए दुआ थी, जिन्होंने उस कच्ची उम्र में उसे बहकने से रोका। मम्मी पापा के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई, जिन्होंने बिना जताए उस कच्ची उम्र की मिट्टी को
सहजा व आकार दिया, जिसकी बदौलत आज के सुनहरे दिन उसकी झोली में है। आज चंदर को देख रेवा का दिल डूब सा गया। रेवा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि वो कभी चंदर जैसे युवक की ओर आकर्षित हुई थी। रेवा का सर्वांग कांप गया, ये सोचकर कि यदि उसे समझदार मम्मी पापा का साथ न मिला होता, बेला मैम ने आने वाले तूफान के आगाज को पहचान कर उसे वही रोका न होता तथा उसके मम्मी पापा को सचेत न किया होता, तो आज उसका जीवन न जाने किस भंवर में फंसा होता। वह आज कहाँ होती, इसके आगे वह कुछ सोच न पाई। शाम हो गई थी। रेवा अच्छे से तैयार हो नेहा की सगाई के लिए नीचे आई। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। समीर मंत्रमुग्ध सा रेवा को देख रहा था। कई प्रशंसा भरी नजरें रेवा पर उठ गई थी। रेवा की नजरें बेचैनी से समीर को ढूंढ रही थी। समीर के पास आते ही लगा मानो एक सुरक्षा कवच ने उसे घेर लिया हो। उसने समीर का हाथ मजबूती से थाम लिया। चारों ओर फैली रोशनी में उसके अतीत का अंधियारा छू मंतर हो गया था। तो श्रोताओं, ये थी कहानी कच्ची मिट्टी। कच्ची मिट्टी। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू।